नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी एनडीएमए की तरफ से लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे पहले वो आपको बता दें, फैक्ट्रियां खुलने के बाद पहला हफ्ता ट्रायल रन रहेगा और सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। काम करने वाले मजदूरों का थर्मल चेकअप कराना होगा जब भी वो जाएंगे काम करने के लिए। 24 घंटे काम करने वाली फैक्ट्रियों में हर शिफ्ट के बीच में एक घंटे का गैप होगा, एक घंटे की अवधि होगी ताकि उसमें सैनिटाइजेशन का काम किया जा सके। बहरहाल फिलहाल देश में 17 मई तक लॉकडाउन है और सबके मन में सवाल एक है कि 17 मई के बाद क्या। प्रधानमंत्री और देश के 30 मुख्यमंत्री इसके बारे में क्या फैसला करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले कल सुबह 10 बजे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शामिल होंगे। नीति आयोग के सदस्य, गृह मंत्रालय के सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, आपदा प्रबंधन के सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी बैठक कल होने जा रही है। 17 मई के बाद क्या होने वाला है, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों के बीच क्या बातें चल रही हैं, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल इस रिपोर्ट में। 17 मई, 16 मई, 15 मई, 14 मई, 13 मई, 12 मई, 11 मई, 10 मई, 9 मई, आज का डेटा ये है। कुल 60,000 केस, 2,000 मौत। 8 दिन बाद ताला खुलेगा। उम्मीद कम होती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, हालात बहुत नाजुक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फिर से मीटिंग करने वाले हैं। आज का हिंदुस्तान का डेटा देखा, अब जरा दुनिया का डेटा देख लीजिए। 40 लाख से ज्यादा केस, 2,76,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका, केस 13 लाख से ज्यादा, मौत 78,000 से ज्यादा। स्पेन, केस 2,60,000 से ज्यादा, मौत 26,000 से ज्यादा। इटली, केस 2,17,000 से ज्यादा, मौत 30,000 से ज्यादा। यूके, केस 2,11,000 से ज्यादा, मौत 31,000 से ज्यादा। रूस, केस 1,98,000 से ज्यादा, मौत 1,800 से ज्यादा। फ्रांस, केस 1,76,000 से ज्यादा, मौत 26,000 से ज्यादा। जर्मनी, केस 1,70,000 से ज्यादा, मौत 7,500 से ज्यादा। ब्राजील, केस 1,46,000 से ज्यादा, मौत 10,000 से ज्यादा। टर्की, केस 1,35,000 से ज्यादा, मौत 3,500 से ज्यादा। ईरान, केस 1,04,000 से ज्यादा, मौत 6,500 से ज्यादा। चीन, केस 82,000 से ज्यादा, मौत 4,500 से ज्यादा। कनाडा, केस 66,000 से ज्यादा, मौत 4,500 से ज्यादा। पेरू, केस 61,000 से ज्यादा, मौत 1,700 से ज्यादा। क्या आप चाहेंगे ये डेटा जहां दुनिया के 13 देश बैठे हैं वहां आप बैठे? गिनकर कुल दिन है 9। 17 मई के लॉकडाउन के बाद आपको देश को यहां ले जाना है या फिर जहां बैठे हैं वहां तक रहना है या उससे नीचे जाना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। क्योंकि इन सब में सरकार का रोल 20% है तो हमारा और आपका 80% है। कोरोना ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ। Our fatality rate in the country continues to be around। भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 3.3% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा भारत में कोरोना डबलिंग रेट भी अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। पिछले 3 दिन में डबलिंग रेट 11 दिन का था, तो वहीं पिछले 7 दिनों में डबलिंग रेट 9.9 दिन का ही रहा था। इसीलिए आंकड़े बता रहे हैं कि देश में विदेशों जैसे हालात नहीं हैं। For the last 14 days, it is 10.7 today। स्वास्थ्य मंत्री ने जो डबलिंग रेट बताया है, हमें उसे और बढ़ाना होगा, क्योंकि इस रफ्तार से भी अगर हम चलते रहे तो जून, जुलाई, अगस्त में कोरोना का कांटा 1 लाख पार जाने वाला है। क्योंकि ट्रेंड और डेटा का एनालिसिस का जो कैलकुलेशन है वो यही कह रहा है। इन्फेक्शन रेट के इस गणित को ऐसे समझिए, तब जान पाएंगे कि खतरा कितना बड़ा है।
अगर पिछले 3 दिन का डबलिंग रेट 11 दिन है और पिछले 7 दिन 9.9 है तो एक एवरेज। अगर 10 दिन में डबलिंग रेट मान ली जाए तो एक डेटा के हिसाब से 28 अप्रैल को यह आंकड़ा 31,324 था, जो 10 दिन बाद 8 मई को 60,000 के करीब पहुंच गया। और यही ट्रेंड और डेटा रहा तो 18 मई को संक्रमण 1,20,000 का होगा और 28 मई को 2,40,000, 8 जून को 4,80,000। यही भविष्यवाणी, यही अनुमान प्रधानमंत्री की फिक्र बढ़ा रहा है, जिसे कम करने की जरूरत है। 17 मई से पहले जब 30 मुख्यमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मिलेंगे तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा और इन सब में ज्यादा इन 5 राज्यों की रिपोर्ट पर सबकी नजर होगी। ये आज के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र, केस 19,000 से ज्यादा, मौत 730 से ज्यादा। गुजरात, केस 7400 से ज्यादा, मौत 449 से ज्यादा। दिल्ली, केस 6300 से ज्यादा, मौत 65 से ज्यादा। मध्य प्रदेश, केस 3300 से ज्यादा, मौत 200 से ज्यादा। पंजाब, केस 1700 से ज्यादा, मौत 28 से ज्यादा। इन राज्यों में कोरोना पर ब्रेक लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव हैं और इनका एक्शन प्लान भी दिखने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए, शुक्रवार की रात अहमदाबाद एयरपोर्ट की हैं। इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल विमान से दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुरेजा को अहमदाबाद भेजा गया। ये सब अचानक ही नहीं हुआ। आखिर रणदीप गुलेरिया को क्यों भेजा गया गुजरात, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताई है। अहमदाबाद के बिगड़ते हालात के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गृह मंत्री अमित शाह से एक्सपर्ट्स की टीम को भेजने का निवेदन किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर गुलेरिया की डिमांड की थी। जिसके बाद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और तुरंत एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सुरेजा को अहमदाबाद भेजा गया। यहां पहुंचते ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने माइक्रो लेवल पर काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले वो एक वार्ड में गए। नर्स और रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर सभी को सुना और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद कोरोना से लड़ने का पूरा प्रोटोकॉल सेट कर दिया। आगे की रणनीति पर कैसे काम करना है उसका पूरा एक्शन प्लान समझाया। उन्होंने सारे कोविड हॉस्पिटल्स का दौरा किया, जिसमें सिविल और एसवीपी हॉस्पिटल शामिल थे। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मीटिंग की। अहमदाबाद में सभी बड़े अधिकारियों को फ्रंट मोर्चे पर लगा दिया गया है। जितने पुराने और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको फ्रंट का रोल दिया गया है। रिटायर हो चुके 70 साल के डॉक्टर एमएम प्रभाकर को वापस बुलाकर सुपरिटेंडेंट बनाया गया। ये भी पता चला है कि जब डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम को यहाँ भेजा गया है तब उन्हें भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ भेजा गया था कि माइक्रो लेवल पे हर चीज़ को यहाँ समझा जाए, छोटे से छोटी समस्या को यहाँ पे देखा जाए और जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके इश्यूज को भी समझा जाए। क्या प्रोटोकॉल वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह के एसओपीज को वो लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे जाए, ताकि किसी भी तरह से जो मृत्यु दर है उसको कम। बात महाराष्ट्र के हैं। इन आंकड़ों को देखकर पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। महाराष्ट्र 19,063 केस, 14,862 एक्टिव केस, 731 मौत। मुंबई 142 केस, 9,462 की मौत। पुणे 2,077 केस, 1,308 एक्टिव केस, 139 मौत। सिर्फ 2 शहरों में पूरे महाराष्ट्र के लगभग 90% मामले। केस और मौत का आंकड़ा यह है। जल्द हालात को कंट्रोल में नहीं किया गया तो संभालना बेहद मुश्किल है। आंकड़ों की रफ्तार से तो यह एकदम साफ है कि लॉकडाउन बढ़ना कुछ जगह पर तय है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को लेकर बेहद चिंतित हैं और वर्क फोर्स को मुंबई के हालात से निपटने का ऑर्डर दिया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ अचानक से मुंबई पहुंच गए। यूं ही नहीं, वो वहां पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने केंद्र से अपील की थी कि हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने दूसरी बार ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ लव अग्रवाल को मुंबई भेजा। 8 डॉक्टरों की टीम लव अग्रवाल के साथ गई थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी मुश्किल में हैं। मौत की गिनती बढ़ती जा रही है, केस थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से एक नई अफवाह फैल गई है। अफवाह फैली, आर्मी बुलाई जा रही है। 2-3 दिवस मुंबईमध्ये एक अफवाह है। ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुंबई को सेना के हाथ में देने जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सेना के हाथ में देंगे क्यों? वो जवान सदा संभालने के लिए हैं। इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना है और यहाँ सेना की कोई जरूरत नहीं है। सांगून आणि तुम्हाला विश्वासात घेऊन केलेलं आहे आणि तसाच मी करणार आहे, तसंच करणार आहे।
कोरोना सबसे तेज मुंबई में फैल रहा है। अब मुंबई के 7 अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी 7 अफसरों को दी गई है। धारावी में 25 नए केस आ गए, 1 मौत हो गई। माहिम में 5 नए केस आए, दादर में 18 नए केस आए। मुंबई के पुराने कमिश्नर बदल गए। कमिश्नर इकबाल सिंह चहल तैनात होते ही धारावी पहुंच गए, धारावी का दौरा किया और अस्पतालों के चक्कर लगाए। मुंबई की हालत अस्पतालों की तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाएगा। सायन अस्पताल से 2 तस्वीरें सामने आई थी। लाश के बीच में मरीज दिखे थे। सायन अस्पताल में मरीज भागता दिखा, टीन पर गाज गिरी। आज केएम अस्पताल में फिर वही तस्वीर दिखाई दी। इधर लाश पड़ी थी, उधर मरीज पड़े थे। उद्धव के लिए सबसे बड़ी समस्या है अस्पतालों को ठीक करना। इस वीडियो के सामने आने के बाद जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्ते में है, क्योंकि इसके पहले जब 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें एक प्लास्टिक में डेड बॉडी को रैप करके रखा हुआ था हॉस्पिटल में, जबकि दूसरे वीडियो में एक कोरोना पॉजिटिव शख्स जो है वो विंडो से कूदकर भाग रहा था। इन दोनों ही वीडियो के सामने आने के बाद में हॉस्पिटल के डीन का तबादला कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे के अंदर ये तीसरा वीडियो सामने आया है जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के कर्मचारियों के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन इस वीडियो को लेकर अब कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मुंबई में अस्पतालों की हालत सुधर नहीं रही, मजदूरों की हालत बिगड़ रही है। लगातार हॉटलाइन पर बात चल रही है। औरंगाबाद में मजदूरों की मौत के बाद से उद्धव ठाकरे की लगातार शरद पवार से बात हो रही है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की लगातार रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हो रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से ट्रेन निकल रही हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। साइंस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हुए थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे ये लोग आए थे, क्या कंफ्यूजन था और किस तरह से आपने उनके कंफ्यूजन दूर किया? ये कल एक शाम को 7 बजे प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है, तो प्रतापगढ़ ट्रेन में जो जाने वाले लोग हैं वो लोग को ब्रीफ करने के लिए हमने बुलाया था यहाँ पे, और सबको आह्वान किया था कि सोशल डिस्टेंस रखे करके। वो हिसाब से सबने सोशल डिस्टेंस रखा है, ज्यादा भीड़ नहीं की है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये थे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों का नाम आया है सूची में उन्हीं लोगों को गांव भेजा जाएगा, लेकिन ट्रेन कल है, आज नहीं थी, तो इसलिए जो लोग जमा थे, पुलिस ने जब उन्हें समझाया तब वो लोग अपने घर चले गए। अभी भी देख सकते हैं मजदूर जो है रुके हुए थे दोपहर से यहाँ पर, लेकिन जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने उन्हें गाइड किया, तो उसके बाद जो है अब मजदूर अपने घर चले गए हैं और प्रॉपर वैली के पास के साथ ही कल दोपहर को यहाँ पर आएंगे, जब पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें स्टेशन ले जाया जाएगा। मुंबई संभालने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर है। मुंबई पुलिस खुद संकट में पड़ी है। महाराष्ट्र में 714 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें 81 पुलिस अफसर हैं, 633 पुलिस कर्मचारी हैं। 24 घंटे में हालात और विकराल हो गए। 157 पुलिस कर्मचारी महाराष्ट्र में पॉजिटिव पाए गए। उद्धव को एक साथ 5 फ्रंट पर लड़ना है और 17 मई से पहले पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंतित हैं। आज दिल्ली का डेटा है ये, केस 6300 से ज्यादा, मौत 65 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना से मौत की रफ्तार राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार बेहद चिंताजनक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? उनका पूरा प्लान ऑफ एक्शन इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसमें 4 मई और 8 मई को ली गई मीटिंग बेहद खास है। शराब के एमआरपी पर 70% का कोरोना टैक्स लगाना, पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर 30% काट देना, दिल्ली दंगे में मारे गए आईबी ऑफिसर को 1 करोड़ देना, मई महीने में बिना राशन कार्ड धारक 38 लाख लोगों को फ्री राशन देना। जिन मजदूरों को अपने घर जाना है कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अपने हिस्से का 15% टिकट का पैसा राज्य सरकार देगी। शराब के ठेके पर बढ़ती भीड़ के बाद ऑनलाइन टोकन का फैसला। जिन लोगों को शराब खरीदनी है वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एक टोकन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को दिखाने के बाद शराब मिलेगी। टिकट के पैसे के फैसले को लेकर दिल्ली और बिहार में ठन गई है। दिल्ली से बिहार भेजे गए 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल किराए को लेकर आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर शुक्रवार को विशेष रेल से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किए गए थे। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली सरकार के इस बयान पर बिहार ने पलटवार किया है। जेडीयू ने 6 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता द्वारा बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें लिखा था कि 1200 प्रवासी मजदूरों के दिल्ली से मुजफ्फरपुर यात्रा का खर्चा, जो तकरीबन 6.5 लाख होगा, वो तत्काल दिल्ली सरकार वहन करेगी और बाद में इस रकम का भुगतान बिहार सरकार दिल्ली सरकार को करेगी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती थी। लॉकडाउन की शुरुआत में ही हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन इस बार केजरीवाल सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। कैसे तैयार किया गया प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का प्लान, उसे समझिए। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले नाइट शेल्टर और दिल्ली सरकार के स्कूल में जो मजदूर रह रहे हैं उनका डेटा कलेक्ट किया। जो मजदूर जिस जिले के शेल्टर में रह रहे हैं, उस जिले के डीसी को जिम्मेदार बनाया गया कि वो संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर मजदूरों को भेजना सुनिश्चित करें। लेकिन मजदूरों को भेजने से पहले उनका मेडिकल भी किया जाना आवश्यक है। दिल्ली से अब तक 2 ट्रेन से मजदूरों को उनके राज्यों में भेजा गया है। पहली ट्रेन एमपी गई थी, जबकि दूसरी ट्रेन बिहार। कुल 2400 मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा चुका है। ममता बनर्जी पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आई थी तो पीएम के सामने नहीं बोल पाई थी, लेकिन इस बार ममता को कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। पिछले 10 दिन में मोदी सरकार और ममता के बीच 10 चिट्ठियां दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली का राउंड लगा चुकी हैं। दिल्ली और बंगाल में 5 मुद्दों पर झगड़ा है। पहला, मौत का आंकड़ा जिसे छुपाने का आरोप लग रहा है। दूसरा, राशन कार्ड पर अनाज का बंटवारा। तीसरा, बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को मोदी सरकार लाना चाहती है, जबकि ममता अड़ंगा डाल रही है। चौथा, सबसे पहला झगड़ा लॉकडाउन टूटने पर दिल्ली से टीम गई। उसने रिपोर्ट दी, बंगाल को सबसे खराब नंबर मिले। चिट्ठी में लिखा गया, लॉकडाउन फॉलो नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, लोग नदी में नहाते हैं। पांचवा, एक खास समुदाय को थोड़ी छूट मिल रही है। ये 5 मुद्दे सुलझे नहीं थे कि छठा मामला गर्म हो गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली फोन घुमाया, सरकार को बताया बंगाली मजदूर वापस जाना चाहते हैं, ममता सरकार घर बुलाना नहीं चाहती। गृह मंत्री को दखल देना पड़ा, सीधे ममता बनर्जी से बात करनी पड़ी। फिर दिल्ली से कोलकाता चिट्ठी चली। आखिरकार ममता ने ऑर्डर निकाला, 10 ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सोनिया गांधी ने जब से मोदी सरकार से कोरोना का एग्जिट प्लान पूछा, तब से पंजाब और राजस्थान, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मोदी से एग्जिट प्लान पूछ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से एग्जिट प्लान पूछा है। अमरिंदर ने चिट्ठी लिखकर मोदी से पूछा है कि देश की आर्थिक स्थिति को फिर से खड़ा करने की उनके पास क्या तैयारी है। अमरिंदर विशेष पैकेज के लिए मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। कहा है कि केंद्रीय कोटा से लोगों को गेहूं नहीं बांट पा रहे, हमारे स्टॉक में दाल ही नहीं है, जितनी दाल का वादा था उसका 50% नहीं पहुंचा, जबकि कोरोना की रिलीफ और स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से लगातार पंजाब के रेवेन्यू में 88% तक की कमी आई है। इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक हालत पूरी तरह से बदल गई है और कई सेक्टर्स में लोगों के रोजगार जाने तक की नौबत आ गई है। ऐसे में केंद्र को अपने अलग अलग विभागों के माध्यम से इस हालात से राज्यों और देश के लोगों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के कदम उठाने होंगे।